हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली पीआरटी की एग्जाम डेट आ चुकी है। काफी टाइम से वेट हो रहा था और मार्च 2022 में आपके एग्जाम है, जो कि 7 मार्च से शुरू हो रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ अभी अभी 8 फरवरी है, तो ये वीडियो कल या परसों तक मोस्टली अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग के पास अभी फिलहाल 1 महीने के करीब है और आज से ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, ये आप लोग के पीआरटी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। हम जो-जो आपके लिए ये वीडियो बनाएँगे, उसके साथ ही इस वीडियो का लिंक और पीडीएफ का लिंक जो है, पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के लिंक के साथ आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। जिन भी लोगों ने हमारे साथ व्हाट्सएप पर रजिस्टर करवाया हुआ है 8447410108, इस पर आप सभी लोगों ने मैसेज भेजे होंगे, ब्रॉडकास्ट में आप सभी एडेड होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप नहीं की है अपने डिटेल, तो इस नंबर पर आपको अपना नाम लिखना है, अपना सिटी का नाम लिखना है और आपको लिख देना है आपके एग्ज़ाम का नाम, जैसे कि डीएसएसबी, पीआरटी। तो इस तरीके से और आप हमें सेंड कर देंगे इसी हेल्पलाइन नंबर पर, तो हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे और आपको सभी की सभी इन्फॉर्मेशन उसी पर मिल जाएँगी। चाहे पीआरटी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, कैसे आपको 1 महीने में इसकी तैयारी करनी है और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, सभी जानकारी आपको इसी नंबर से आ जाएँगी। तो इस नंबर को आप ज़रूर ऐड करें और हमें व्हाट्सएप करें, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में अगर आपके पास नंबर ऐड नहीं होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो ये आप ज़रूर देखें कि आपने अपने ब्रॉडकास्ट की में भेजने से पहले नंबर आपके पास सभी के पास सेव हो और वो हमेशा सेव रखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। पीआरटी एग्जाम को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोर्शन है हमारा मेंटल एबिलिटी, यानी कि कहें तो हमारा रीजनिंग का ये पोर्शन है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेलेक्ट द पेयर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो दैट शेयर द सेम रिलेशन एज रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन द वर्ड्स पेयर बिलो। जैसे कि पेपर पल्प में रिलेशन है, उसी तरीके से आपको बताना है कि कैसे क्या रिलेशन है बाकियों में। तो जैसे पेपर पल्प यानी कि पल्प से पेपर बनता है, ठीक है। जैसे बुक को रीड किया जाता है, तो ये तो नहीं है। ग्रेप्स वुड से बंधा नहीं है। ऑयल लैंप नहीं है। तो ये रबर लेटेक्स जो है ये यहाँ पे करेक्ट है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन सर्टेन कोड जो स्कूल है उसको लिखा गया है टेक्स्टर। तो जो स्कूल है उसको इस तरीके से लिखा गया है। मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देती हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो जो ये स्कूल है इसको इन्होंने लिखा है TEKSTR। ठीक है, इसी तरीके से आपको बताना है कि समर को हम कैसे लिखेंगे। तो समर को कैसे लिखेंगे, जैसे एस है, एस का आगे क्या +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ST। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक प्लस कर देते हैं। CDE यानी कि एक छोड़ के फिर अगला 2 प्लस है, तो यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +2 है हमारा कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमने +1 कर दिया। V छोड़ के हम क्या लिखेंगे, W लिखेंगे आगे। एच के बाद IJK +3 है, तो इसी की तरह से एम के बाद NOP। ठीक है, और आगे भी इसी तरीके से आप लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो कि यहाँ पर थर्ड वाला हमें दिया गया है। अगर कई बार क्या होता है कि 2 दे दिए जाते हैं, मान लो स्कूल यहाँ पे इस तरीके से है, तो कुछ और है जो वर्ड है वो कुछ और तरीके से है। तो कई बार वहाँ से भी हमें सेम पैटर्न मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ही वर्ड था, तो हमें यहाँ पे पैटर्न देखना है। जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, सेम यही पैटर्न फॉलो करवा के हमने यहाँ पर आंसर निकाला है। +1 +2 +3 इस तरीके से चल रहा है, या प्लस माइनस है या माइनस है, तो वो आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर कर देंगे। Next question number 3. You are given a statement and 3 conclusion. Choose the comment about conclusion from the options below. एक स्टेटमेंट दी गई है और 3 कंक्लूजन दिए गए हैं, उसके बेसिस पर आपको जो है आंसर बताना है, कंक्लूजन सही है या नहीं है। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में है और थोड़ा फ़ॉन्ट उसका छोटा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बता दूंगी, तो इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल जाएगी। मैंने पीडीएफ का साइज भी आप लोग के लिए पूरा बड़ा रखा है इसीलिए। तो यू आर गिवन ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देख लेते क्या है। पॉलिटिशियन अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शन इन द कार। जो सेंटेंस है वो क्या है, वो है कि जो पॉलिटिशियन है वो अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार्स। पॉलिटिशियंस, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लिख भी देती हूँ, अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शन
इन देयर कार्स। ठीक है, ये है अपना सेंटेंस जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि कंक्लूजन अब देख लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन और थर्ड कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन यहाँ पर दिए हुए हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर रिच। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। यहाँ पे अगर ऑल के बारे में होता तो यहीं पे लिखा होता है इसी तरीके से कि ऑल पॉलिटिशियंस अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार। लेकिन ऑल तो है नहीं, यहाँ पे तो स्पेसिफाई है नहीं, तो इससे हम सेंटेंस से ये तो जजमेंट नहीं निकाल सकते कि सारे के सारे पॉलिटिशियन रिच हैं। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया है। सेकंड, पॉलिटिशियंस हैव कार्स। हाँ, पॉलिटिशियंस के पास कार है, हाँ है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सबके पास कार है, लेकिन पॉलिटिशियंस के पास कार है, तो सेकंड हमारा सही है। थर्ड हम बोले तो पॉलिटिशियंस केम टू द पब्लिक फंक्शन। पॉलिटिशियन जो है वो पब्लिक फंक्शन आए हैं, बिल्कुल पब्लिक फंक्शन के यहाँ पर बात की हुई है, तो हमारा थर्ड ठीक है। तो सेकंड और थर्ड हमारा ठीक है, और बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो सेकंड ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the alternative that closely resemble the water image of below set of letters। में जो लेटर दिए हैं वो है ए, आई, डी, थ्री और बी। वाटर इमेजेस, एक तो होती है दोस्तों मिरर इमेजेस जो इस तरह इस साइड दिखाएगी, और एक होती है हमारी वाटर इमेजेस। वाटर इमेजेस हमेशा इधर देखी जाएगी कि इधर से कैसी लगेगी, और मिरर इमेज हमारी इस तरीके से। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में से हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग, तो आपको पता लगाना है। तो मिरर इमेज होती है दोस्तों इस साइड, ठीक है। आपको इधर कैसी दिखाई देगी, आप लेफ्ट राइट में, और अप डाउन में आपकी मिरर इमेज। अगर इसको आप थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे तो कैसे आपको दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से आएगी। ए, आई, ये डी का डी रहेगा, ठीक है। थ्री का थ्री रहेगा, ये बी है तो इसका क्या बन जाएगा, हमें पी दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और ये हमारी थर्ड में, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कोई सर्टेन लैंग्वेज है वहां पे 723 का मतलब है ब्यूटीफुल स्मॉल बॉय। ब्यूटीफुल स्मॉल टॉय है, सॉरी। और 745 का मतलब है बिग कॉस्टली टॉय। उसके आगे है 631, और इसका मतलब क्या है, स्मार्ट स्मॉल बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी डिजिट है जिसका मतलब ब्यूटीफुल है। अब हमें ब्यूटीफुल निकालना है। हमारे पास है स्मॉल, हमारे पास है टॉय, और ये हमें निकालना है, ठीक है। ब्यूटीफुल जो है हमें, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें पास स्मॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्मॉल हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो भी वर्ड यहाँ पर रिजेंबल करता है वही हमारा स्मॉल का है, क्योंकि और कोई वर्ड ना तो यहाँ टॉय है, यहाँ पे बॉय है, यहाँ ब्यूटीफुल है, तो यहाँ स्मार्ट है। तो जो एक वर्ड दिखेगा वो हमारा होगा स्मार्ट का। तो थ्री हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, थ्री हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो थ्री का मतलब तो हो गया जी हमारा स्मार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से, मैं टॉय भी पता होना चाहिए, तो टॉय इसमें है, टॉय इसमें है। टॉय में 7 यहाँ पे सेम है और 7 यहाँ पे सेम है, तो टॉय का हमारा डिजिट हो गया 7, तो हमारा बच गया 2, और 2 हमारा किसका है, ब्यूटीफुल का, तो 2 हमारा यहाँ पर आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए रो। 5 जो स्टूडेंट हैं वो एक रो में बैठे हुए हैं, और राजू इज नॉट एडजस्टिंग टू सुधाकर और सुनील। जो राजू है वो ना तो सुधाकर के पास बैठा है और ना ही अनिल के। ठीक है, अश्विन इज नॉट एडजस्टिंग टू सुधाकर। अब सुधार के पास जो है अश्विन भी नहीं है। ठीक है, राजू इज एडजस्टेंट टू मुरली। जो राजू है वो किसके साथ बैठा है, वो बैठा है मुरली के करीब। ठीक है, उसके साथ में है। मुरली इज इन द मिडल ऑफ द रो। तो हमें 1 2 3 4 और 5, 5 स्टूडेंट हैं, जिसमें से हमें पता चल गया मुरली तो हमारा जी बीच में बैठा है। ठीक है, अब राजू बेचारा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, considering all the information we conclude that अश्विन is sitting adjacent to। जो अश्विन है वो कहाँ बैठा है वो अब आपको बताना है। तो राजू ना तो सुधाकर के पास बैठा है और ना ही अनिल के पास बैठा है। ठीक है, तो अगर राजू यहाँ है तो ना तो यहाँ सुधाकर है और ना ही यहाँ अनिल है, और अगर राजू यहाँ है तो ना यहाँ सुधाकर है और ना ही यहाँ पे अनिल है। लेकिन जो अश्विन है वो भी सुधाकर के नजदीक नहीं है, तो यानी कि राजू के नजदीक कौन है, सुधाकर नहीं है। ओके, राजू के अश्विन जो है वो सुधाकर के नजदीक नहीं है, अनिल के नजदीक हो सकता है वो। तो मान लीजिए यहाँ पर अब हमारा अनिल बैठा है इन द केस। ठीक है, और तो यहाँ पे हमारा कौन है,
राजू। तो अश्विन इज़ सिटिंग टू और यहाँ पे हमारा सॉरी एक बार दोबारा देखते हैं इसको। 1 सेकंड सब इरेज़ कर लेते हैं। अरे भाई इरेज़ होता। ठीक है, मैं नीचे इसको सोल्व करते हैं एक बार फिर से। हमारे 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है? राजू सुधाकर के नज़दीक नहीं है और अनिल के भी नज़दीक नहीं है। ओके, ओके दोबारा सेंटेंस को पढ़ते हैं। राजू इज़ नॉट एडजस्टिंग टू सुधाकर और अनिल। अश्विन इज़ नॉट एडजस्टिंग टू सुधाकर। अश्विन सुधाकर के पास नहीं है और राजू भी सुधाकर के पास नहीं है। राजू इज़ एडजस्टिंग टू मुरली। राजू किसके पास है? मुरली के पास और मुरली हमें पता चल गया था इधर है। तो यहाँ अगर हमारा राजू है, यहाँ हमारा राजू हो सकता है। तो अश्विन इज़ सिटिंग एडजस्टिंग टू अश्विन जो है वो किसके पास बैठा है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो राजू जो है हमारा ना तो सुधाकर के पास बैठेगा ना अनिल के पास बैठेगा। तो किसके पास बैठेगा? हमारा अश्विन भी है ना एक कैंडिडेट। तो हमारा राजू अगर यहाँ पर है ना यहाँ पर सुधाकर आ सकता है और ना ही यहाँ पर अनिल आ सकता है। तो राजू किसके पास बचा? एक ही बंदा बचा और वो कौन है? हमारा अश्विन। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया अश्विन इज सिटिंग एडजेसेंट टू अश्विन जो है राजू के पास बैठा है क्योंकि राजू के पास सुधाकर और अनिल नहीं आ सकते। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन राजू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड वन ओड वन आउट फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें ओड वन दी आउट करनी है। यहाँ पर अलग से दिख रहा है ये एक्सक्लेमेटरी साइन है जबकि हमारे मैथ के बेसिक साइंस है प्लस माइनस डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूसिंग ए लेडी वरुण सैड। अब एक लेडी है उसको वरुण इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसने कहा द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ। सन किसका सन? सन ऑफ दी हर ये जो लेडी थी इसका भाई का। ठीक है, मैं यहाँ पे फीमेल को इससे रिप्रेजेंट कर रही हूं और जबकि मेल को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। जो ये इस सन का ब्रदर है ये जो है ये उसकी वाइफ का भी ब्रदर है। अब उसकी वाइफ है उसका भी ब्रदर है तो ये भी तो हो सकती है इसकी वाइफ। ठीक है ना? तो ये कौन है? द लेडी रिलेटेड टू वरुण। जो वरुण है वो लेडी कौन है? तो इसने ये तो नहीं बोला ये इसकी वाइफ है। ठीक है, भाई बहन ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सिस्टर ऑफ वरुण फादर इन लॉ है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ठीक है, ये तो इसका रिलेशन इससे निकालना हमें। सिस्टर है वरुण के फादर इन लॉ को। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन Which letter will be the 10th to the right of 18th letter from the right hand of English alphabet? अगर इंग्लिश की जो अल्फाबेट है हम राइट हैंड से उसको निकालेंगे तो what will be the 10th to the right of 18th letter? हम इस तरीके से निकालते हैं। टोटल 26 है तो जो 18वें पे है हमारा वर्ड उसके 10वां राइट हमें बताना है तो वो आप कैलकुलेट करोगे तो एस यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन you are given a question and two statements second and third you have to decide whether the data provided in the statement is sufficient to answer the question। आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको ये बताना है कि जो डाटा आप निकालने जा रहे हैं क्या वो उन स्टेटमेंट से निकल सकता है कि नहीं। अरुण रैंक्स 10th इन क्लास। अरुण की जो रैंक है वो 10th आई है क्लास में। तो कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताने हैं। उसका फ्रेंड है ही हिज फ्रेंड गोट 58th रैंक जो कि लास्ट है। ठीक है, 58th रैंक हमारी लास्ट है। ठीक है, और अरुण रैंक फ्रॉम द लास्ट इज 49th। अरुण की जो रैंक है लास्ट में से वो क्या है? वो 59 है। तो इसमें से आप कैसे निकाल सकते हैं आंसर? तो डाटा इज आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। क्योंकि यहाँ पर भी बता दिया ना जब अरुण की रैंक अगर 49th पे है तो लास्ट से हम कि इसकी तो 10th है ना रैंक। फर्स्ट में 10th है और लास्ट से इसकी 49th है मतलब इसके आगे 9 बच्चे और बचे। तो 49 प्लस 9 कितने हो गए? 58 हो गए। 58 बच्चे टोटल निकल जाएगा। और इसके बच्चे की बताई थी इसने कि अपने दोस्त की रैंक उसकी 58 है। 58 लास्ट है तो 58 ही बच्चे हैं। तो या तो आप एक स्टेटमेंट लो या दोनों लो, दोनों से आपको आंसर पता चल जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है जी करेक्ट है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 11, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। कोई क्वेश्चन है और ये एलिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन भी आपको हमेशा डीएसएसबी के रीजनिंग में देखने को मिलता है। तो इसमें आपको कैसे निकालना है, एलिजिबिलिटी के बेस पर आपको बताना है कि कोई कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए, आप उसको शॉर्टलिस्ट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, वो आपको बताना है एंट्री लेवल जॉब के लिए। फर्स्ट है कि कैंडिडेट हैव पास्ड एसएससी विद एट लीस्ट 75% मार्क, यानी उसके एसएससी में 75% मार्क्स हो, एचएससी में उसके 65% मार्क्स हो, सेकंड ये है। थर्ड है कि या तो वो आर्ट या फिर साइंस या फिर कॉमर्स, वो ग्रेजुएट हो, बेसिकली तीनों स्ट्रीम यहाँ पर दे दी हैं, और ग्रेजुएट में उसके 55% मार्क्स हो। चौथी कंडीशन है कि शुड बी ए प्रोफेसर, प्रोफेसर होना चाहिए, शुड बी ए प्रोफेसर 75% मार्क्स के साथ। फिफ्थ है कि शुड बी ए पोस्ट ग्रेजुएशन और डिसिप्लिन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यह है किसी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने का इंटरव्यू के दौरान क्राइटेरिया है प्राइवेट बैंक में, ठीक है। नीचे और भी दिया हुआ है, ये तो 5 कंडीशन होगी। एनी कैंडिडेट कैन बी एलिजिबल एनी वन और मोर ऑफ द अबव क्राइटेरिया डिपेंडिंग अपॉन हिज और एकेडमिक परस्यूट। तो फॉलोइंग क्वेश्चन डिटेल ऑफ वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की डिटेल दी गई है और उसके बेसिस पे हमें पता लगाना है कि वो कैसे एलिजिबल है, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट है, एक या एक से ज्यादा जो क्राइटेरिया उसके डिपेंडिंग अपॉन वो एलिजिबल हो सकता है। So you have to find out under which the above condition of the candidate is eligible and mark your answer accordingly based on the alternative provided. आपको पता लगाना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सी कंडीशन उसकी एलिजिबल है। निर्मला है सिक्योर्ड 75% इन ग्रेजुएशन इन साइंस, साइंस में है 75, यानी कि 55 से अपनी तो ऊपर है जी, ठीक है। 75 लिए उसने 55 से, यानी कि ऊपर है, तो हमारी थर्ड कंडीशन तो यहाँ पे वो क्लियर करती है। शी हैज आल्सो सिक्योर्ड 60% एंड 75% इन एचएससी एंड पोस्ट ग्रेज। एचएससी में उसने 60% लिए हैं, तो सेकंड वाली नहीं फॉलो करती है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने 75 लिए हैं, तो यानी कि फिफ्थ वाली हमारी यहाँ पर क्लियर है। तो शी इज करंटली परसुइंग हर सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, और अभी वो क्या कर रही है, अपनी सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो अभी अपनी वो कर रही है। तो इसके बेसिस पे आपको क्या यहाँ पर दिखाई देता है, इसके बेसिस पे हमें यह दिखाई देता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल किसके अंडर है, थर्ड और फिफ्थ के अंडर। तो यही हमारा आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। At cube whose two adjacent faces are color, if it cutted in 62 identical small pieces, how many of small cubes are not colored? तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पुट करना है और आंसर आपके सामने होगा। सम ऑफ इनकम ऑफ अनिदिता अनिंदा ऑन पुनीधा इज, अगर मैं इनकम सम ऑफ अनीथा एंड पुनीथा इज मोर देन दैट ऑफ कवि एंड माला टुगेदर, ठीक है। कवि और माला की जो इनकम है उससे ज्यादा इनकम है अनीता और पुनीता की, अगर इकट्ठी कर दी जाए तो। सम ऑफ द इनकम्स ऑफ अनीता एंड कविता, अगर मैं अनीता और कविता की इनकम का सम करें तो वो सेम होगा जितना कि पुनीता और माला का इकट्ठा है। तो अनीता अर्न्स हाफ एज मच, जो अनीता है, अरे यार एक सेकेंड, हाँ कहा था अनीता पुनीता, ये रहा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ इनकम ऑफ अनीता एंड कवि इज सेम एज द पुनीता एंड माला टुगेदर, अनीता अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ पुनीता, अनीता की इनकम हाफ है अगर मैं पुनीता और माला की कंपेयर करूं तो। ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे ये बड़ा है, अगर मैं अनीता और यहाँ पे इसकी करती हूँ कवि की, तो ये पुनीता और इससे इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है कि अनीता की यहाँ पर इसकी सैलरी ऑब्वियसली थोड़ी सी कम है, क्योंकि अनीता और पुनीता की इकट्ठी है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है। और अनीता की जो सैलरी है अगर पुनीता और इसकी माला की मिला दी जाए तो इसकी यहाँ पर हाफ होगी फिर भी। तो इन दोनों को हाफ कर देंगे, फिर भी किसकी सैलरी रहेगी ज्यादा, अनीता की सैलरी यहाँ पर क्या रहेगी, कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। तो अनीता और पुनीता में से हाईएस्ट सैलरी रहेगी, वही हमें निकालनी है, ठीक है। तो पुनीता और माला को जब हम माफ करते हैं तो अनीता की सैलरी मिलेगी, तो ये तो इससे कम था सैलरी से, तो किसकी सैलरी ज्यादा है, पुनीता की सैलरी ज्यादा है। ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 40। सम ऑफ टू नंबर्स, एक एक्स मान लिया हमने, एक वाई मान लिया, उसका सम है जी 14, और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 112 है। अब आपको नंबर निकालना है, आप चाहे आंसर पुट करके नंबर निकाल लीजिए या उस तरीके से आप आंसर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा हो गया, 112 हो गया, और x माइनस वाई हमारा कितना हो गया, 112 बाई यहाँ पे ये 14 आ जाएगा। आप सोल्व करेंगे तो 3 और 11 जो हमारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। m स्टार n, स्टार का मतलब है कि सिस्टर, कि m जो है वो सिस्टर है n की, ठीक है, m स्टार n दिया हुआ है। उसके बाद परसेंटेज का साइन का मतलब है फादर, तो m है जो वो फादर है n का, और एम स्टार हैश का मतलब है मदर, तो यानी कि एम इज मदर ऑफ एन, इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है। और आपको निकालना है कि नीचे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर जो है सही होगा, तो आप इस तरीके से ये फिट करके आप निकालेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि ऊपर आर कहीं दिया नहीं हुआ। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एम इज मदर ऑफ एन, इस तरीके से दिया हुआ है और आपको ये सोल्व करके निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the four alternative figures has the same property as the figure given below। जो नीचे दिए गए में प्रॉपर्टी है वो आपको बतानी है कि सेम प्रॉपर्टी सब में होनी चाहिए। अब आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखिए यहाँ पर 3 फिगर हैं और यहाँ पर 2 हैं, यानी कि एक फिगर घटा के और ओपन पिक्चर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन पिक्चर जो है वो नहीं है, ओपन नहीं है। ठीक है, या तो हम इस तरीके से देखें, या हम ये देखें कि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल को हमने उल्टा कर दिया, फिर ऊपर से ओपन है, तो ये इस वाले में तो हमारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं है सेम। सेकंड हमारा सेम है, जो कि हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आपको ओल्ड वन ऑफ द आउट पता करना है। सैंड, स्कर्ट, शर्ट, ब्लाउज, तो ये क्या है, सब क्लोथ से बने हुए हैं, स्कर्ट, शर्ट, ब्लाउज पहनने के कपड़े हैं, और सैंड जबकि मिट्टी यानी कि, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल अलग से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यू आर अलोन इन योर हाउस एंड देर इज अ डेंजर ऑफ थीव्स अराउंड, यू हियर ए नॉक एट द डोर, व्हाट शुड बी योर मोस्ट लॉजिकल एक्शन। आप घर पे अकेले हैं और क्या हुआ कि आपके घर पे आपने देखा कि चोर आए हुए हैं, खतरा है बाहर, आपके दरवाजे पर नॉक भी होता है, इस सिचुएशन में आपका मोस्ट लॉजिकल जो एक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, नोट टू ओपन द डोर वो तो आप करेंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि पहले आप विंडो से देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि कौन डोर पे है, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि दरवाजे पे चोर है, ये सिचुएशन है। तो आप सबसे पहले जब घर पे अकेले होते हैं और कोई दरवाजा खटखटाता है तो आप कंफर्म करते हैं कि बाहर कौन है, या तो आप विंडो से आप देख पाते हैं वो देखिए, और ना आप कंफर्म करेंगे पूछ के कि कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फ्रेंड है, विनीता, मीरा एंड नीतू, इन्होंने लंच किया होटल में। जब बिल रिसीव हुआ तो विनीता ने 2/3 पे किया, जितना कि मीरा ने पे किया उसका 2/3, और मीरा ने हाफ पे किया जितना नीतू ने पे किया। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बिल डिड मीरा पे, तो ये बस कितना आपका फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3/11 जो है वो पे किया है मीरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द बिलो सीरीज, सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। तो 2 के बाद 5 आपको दिखाई दे रहा है, फिर 3 के बाद 5, तो यहाँ से 2 3 5, यहाँ से फिर 5 5 10 10 7 17, इस तरीके से यहाँ पे 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर यहाँ पे 9 है, 9 के बाद आप देखेंगे 11 है, 11 के बाद आप यहाँ पे करेंगे 13 है, 13 के बाद 15, 15 के बाद अपने 17 जोड़ा तो आ गया, 17 के बाद कितने जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 19 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 101 आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल सी सीरीज थी, प्लस प्लस होता गया था और नंबर्स। नेक्स्ट, क्लासिकल, ओके, यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है रीजनिंग का पार्ट, जो कि आपका आता है 20 नंबर का। ठीक है,
तो इससे पहले फिर से मैं आप लोग को याद दिला दूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूजीसी नेट या फिर किसी भी स्टेट का सीटेट, एसटेट इस तरीके से, तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं नोट्स ऑर्डर करने के लिए। ठीक है? इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें और आप हमसे नोट्स ऑर्डर करवा सकते हैं। नोट्स आपको ऑल ओवर इंडिया जो है पहुँचाए जाते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए ये जानकारी है। साथ ही आप जो लोग नए हैं उन लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप नए हैं, अभी तक आपने अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर नहीं भेजी हैं, तो आप अपने नाम, सिटी का नाम, एग्ज़ाम का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपको इसकी पीडीएफ और इस वीडियो का लिंक जो है, जो भी आगे वीडियो अपलोड होंगी, उनका आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलता रहे। अब हम बात करते हैं जीके के पोर्शन की, जनरल अवेयरनेस के पोर्शन की। जो ये हम एग्जाम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ये आपका हुआ था 6 अक्टूबर 2018 का जो पेपर है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में काफी सारी शिफ्ट होती हैं, तो ये 6 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। ठीक है? अब बात करते हैं जीके के क्वेश्चंस की। क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडियन संस्कृत इज अ डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो हमारी भारतीय संस्कृत लैंग्वेज है वो कौन कहाँ से आई है, कहाँ से मानी जाती है, किसकी डेरिवेटिव मानी जाती है, तो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की। ठीक है? हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है? नेक्स्ट इज मनु भेकर इज एसोसिएटेड विद। भाकर जो है वो किससे एसोसिएटेड है? शूटिंग से। तो गेम से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे आपके टाइम उस टाइम पे क्रिकेट हो रहे हों या फिर आपके ओलंपिक्स हो रहे हों या कोई और स्पोर्ट्स हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तीस्ता रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। तीस्ता रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट्स होती है? ये होती है चोलामू लेक। नेक्स्ट इज 73rd अमेंडमेंट है एक्ट टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज ब्रोट इनटू फोर्स इन। यहाँ से हमेशा आता है जी, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अमेंडमेंट है वो कौन सा है, और अनुसूची वाला, तो यहाँ से भी आपका लगभग क्वेश्चन आ जाता है। तो अनुसूची जरूर आपको पता होनी चाहिए कि अपनी अनुसूची कितनी है और किस अनुसूची में क्या है। तो ये भी हमारा अनुसूची में आता है पंचायती राज 73 अमेंडमेंट, और ये कब हुआ था? अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट इज इंडिया कंप्राइजेज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे है 29 स्टेट एंड 7 यूनाइटेड टेरिटरी। क्या ये अभी सही है? नहीं है। तो कितने स्टेट और कितनी यूटी हैं अभी फिलहाल भारत में? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो कितने यूटी और कितने स्टेट हैं इंडिया के, वो आपको बताने हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, और ये आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई चेंज होता है तो आपको पता होना चाहिए कितने स्टेट और कितने यूटी हैं। तो हमारे 28 स्टेट्स हैं और हमारे 8 यूटी हैं। ठीक है? तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। हमारा जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया था। ठीक है? और लेकिन लद्दाख जो है उसको यूटी में ऐड कर दिया गया। ठीक है? और क्योंकि यहाँ से एक स्टेट वो घट गया, लेकिन 2 यूटी बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ? दमन एंड दीव और दादरा नगर को भी एक कर दिया गया। तो इसीलिए 8 यूटी और 28 स्टेट्स हैं। मून जे इन द प्रेसिडेंट ऑफ। कहाँ के प्रेसिडेंट है? साउथ कोरिया के। अभी प्रेजेंट में देख लेना ये है कि नहीं और कौन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के, गुलाम वंश के कौन है फाउंडर? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश, मुगल वंश, ठीक है, ये सारे वंश आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री अगर अभी तक भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आपको पता ही है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री के क्रैश कोर्सेज और पॉलिटी के क्रैश कोर्सेज विजय सर ने करवाए हुए हैं, और वो आपके लिए चैनल पर अपलोडेड है। फटाफट से जाइए और जाके देखिए। ठीक है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ गोवा। गोवा की लिटरेसी रेट क्या है? 88.7% है। तो अभी तक जो टॉपिक आए हैं, एक तो अनुसूची हमने देखा, अनुसूची से जो है टॉपिक्स आते हैं, और एक हमने हिस्ट्री और पॉलिटी के क्रैश कोर्स, ये हालांकि चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन हम फिर से आपको इनके लिंक जो है वो आपको भेज देंगे। What does CPI-IW stands for? CPI-IW किसके लिए स्टैंड करता है? कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज मेंशन। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहां पर आपको प्रेसिडेंट के सैलरी क्या है, प्रेसिडेंट को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो मिलेंगे आपको, क्या भत्ते मिलते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी आर्टिकल 59 के थर्ड पार्ट में।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड आफ्टर, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है भारत में जो वो कब बढ़ा, 1854। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर इन ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने मेंबर है, पांच। पांच कौन कौन से हैं, ये इन्हीं से जो है निकलता है, ब्रिक्स से ही। ब्रिक्स जो है आपको पांच पांच कंट्री हैं, और जो कंट्री हैं उन्हीं के नाम से जो है ब्रिक्स का नाम लिया गया है। हर बार मीटिंग एक एक जो है जहां पर होती है ब्रिक्स में, एक एक बार कहीं एक बार कहीं, इस तरीके से जैसे एक बार ब्राजील में हुई तो अगली बार रशिया, इंडिया, चाइना, इस तरीके से। तो बी का मतलब है अपना ब्राजील। आपसे पूछे कौन कौन सी कंट्री, तो आपको ब्रिक्स से ही निकलती है। ब्राजील है, आर से अपना रशिया है, आई से अपना इंडिया है, सी से चाइना है, और एस से अपना साउथ अफ्रीका रहेगा। ठीक है जी, ये ब्रिक्स है। ठीक है, ब्रिक्स क्या है, इन पांचों ही कंट्री के नाम को मिला के ब्रिक्स हमारा बना है। तो इसलिए यहाँ पर पांच परमानेंट मेंबर हैं। 2009 में एक फॉर्मल समिट हुई थी, तो इंडिया ने होस्टेड की थी 9 सितंबर 2021 को, अभी वर्चुअली हुई थी। तो आपको पता होनी चाहिए कब मीटिंग हुई थी, कहाँ मीटिंग हुई थी, किस स्टेट में हुई थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आप जरूर से देख लेंगे। तो ब्राजील के जैसे प्रेसिडेंट है जैर बोलोनसारो, रशिया के आपको व्लादिमीर पुतिन, इंडिया से पीएम है नरेंद्र मोदी, चाइना से प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट क्रिल रामपोसा, ये ऐसा नाम है उनका। तो ये है, फॉर्मेशन कब हुई थी, सितंबर 2006 में। फर्स्ट समिट कब हुई थी, 2009 में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ पैडी, पैडी एक कॉमन वैरायटी है जो शायद चावल की। तो 2018-19 के सीजन में मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था, 1750 था। तो अभी 2000 जो भी चल रहा हो, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग में कौन सा एलिमेंट जो है वो एब्सेंट होता है, नेक नहीं होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड होस्टेड द एशियन गेम 2018, एशियन गेम 2018 कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया में हुए थे। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, अभी विंटर ओलंपिक गेम्स चल रही हैं, तो वो कहाँ हो रही हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज करेक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री एंड ट्रांस बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, क्या ये होता है कि कोई भी जो भी ग्रोस है, ग्रोस और सर्विस जो एक कंट्री के अंडर होती है, बाउंड्री के अंडर, वो होती है, क्या वो होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये होती है बेसिकली कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, नहीं जो 1 अप्रैल 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। तो सेकंड ओनली जो आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक बोटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस, जो प्लास्टिक बोतल है वो कौन से रासायनिक पदार्थ से बनती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पॉलीथीन, टेरिफेथालेट, पॉलिस्टर। गोल्डन राइस कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ, गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए बहुत होता है। व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ एनआरसी, एनआरसी का एक्रोनिम क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये भी विजय सर ने आपको बहुत बार करवाया है, इसके बारे में पूरा डिटेल में चैप्टर है, तो वो भी आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पे हमारे हो गए हैं जीके के क्वेश्चन। अगला हमारा है अर्थमेटिक एबिलिटी, आपके मैथ के क्वेश्चंस, तो वो भी देख लेते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4,500, मार्क प्राइस है जो वो दिया है आपका 4,500 यानी कि 4500 रुपए, और इट इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, एक तो डिस्काउंट दिया 20% का, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दिया x% का। अब आपको आर्टिकल का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो है आपका 360 रुपए, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर्मूले पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट डिजिट ऑफ 4, 31, 36, 81, 243, 26, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट आप निकालेंगे, पहले इसको आप सोल्व करेंगे, इसको इसको कि कौन सा आएगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है, और 1 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा यूनिट डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 13,896 मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, कौन सा होगा जो इसमें छोटे से छोटा नंबर हमें ऐड करना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्यूब हमें बनाना है। तो आंसर है 19 को आप ऐड कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा आप इनको, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन है तो सोल्व करने में लेंदी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ
थर्ड एंड 12 आपको डिफरेंस निकालना है 42, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा-बड़ा लिख रही हूँ। इन केस आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे तो आप इसको बाद में सोल्व ज़रूर कर लेना। वैल्यू आपको बतानी है 1.3 बार, 0.69 बार और माइनस 0.523 बार। इसकी इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगी 1.510 बार। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस जो है वो है आपका 17 रुपए 28 पैसे। अमाउंट है 4800 रुपए और टाइम आपका 2 साल। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 6% आपका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। The efficiency of A, B and C are in the ratio of A, B, C की efficiency जो है वो 4:5:6 है। ये इकट्ठे अगर एक काम को कंप्लीट करते हैं A प्लस B प्लस C तो वो करते हैं 20 दिन में। कितने दिन में A उस काम को अकेला पूरा करेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आते हैं, सोल्व कीजिएगा 75 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12,960 एक अमाउंट है, इसको डिवाइड किया गया है ए बी सी में। इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि 4 टाइम जो है ए का वो इक्वल है 6 टाइम ऑफ बी का और 3 टाइम ऑफ सी का। इस तरीके से तो रेशियो आपको पता चल गया है यहाँ से और आपको कैलकुलेट करना है, आंसर आपका कितना आ जाएगा 4320। आपको पोर्शन जो निकालना है वो ए का निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोट है जो कि 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर आपकी डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ये 4 आवर्स में ट्रैवल करती है। वो 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, अगर इसको उल्टा करते तो वो करती है 4 घंटे 15 मिनट में। स्पीड आपको निकालनी है स्टिल वाटर में, फॉर्मूला पुट कीजिएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना गेव 20% ऑफ द मनी शी हैड टू रीता। रीमा के पास जितनी भी मनी थी उसने उसका 20% मनी, मान लो एक्स थी, वो किसको दे दिया? उसने दे दिया रीता को। ये है रीना, ठीक है। और रीता स्पेंड 25 ऑफ द मनी रिसीव्ड ऑन स्कूल फीस। तो रीता को मिली थी 20% मनी जो रीना के पास थी, ठीक है। रीता ने उस 20% जो मनी थी एक्स की, रीना की, वो उसमें से भी उसने 25% तो स्कूल फीस दे दिया, 40% ऑन बाइंग बुक्स, ठीक है। और अभी भी उसके पास 1680 रुपए बचे हैं। 40 यहाँ पे दे दिया जी, 25 यहाँ पे दे दिया, 65% तो उसने अपना खर्च कर दिया। अब कितना बचा उसके पास? 35%। तो ये अपना 35% है, इस 35% आपका ये वैल्यू है। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 20% ऑफ एक्स आपको पता चल जाएगा। फिर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के आप जो है वो बता पाएंगे कि कितनी एक्चुअली रीना के पास थी। तो आंसर आ जाएगा 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train covers 40 kilometer in 45 minutes and next 60 kilometer in 80 minutes। 40 किलोमीटर करते हैं 45 मिनट में और 60 किलोमीटर नेक्स्ट 80 मिनट में। एवरेज स्पीड निकालनी है आपको होल जर्नी की, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 48 आपका आंसर आ जाएगा। 8 मैन वर्किंग 9 डेज, 8 आदमी है 9 घंटे दिन में काम करते हैं और उस काम की 2 यूनिट जो है 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर 6 आदमी हो जाएँ और 10 घंटे काम करें 1 दिन में, तो इसकी 3 यूनिट ऑफ वर्क जो है कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो आंसर कैलकुलेट करेंगे तो 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 6, 8, 10। 10, 6, 8 ये है ट्राइंगल की साइड्स। सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर ड्रॉन एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, ठीक है। जो सर्कल ड्रॉ किया जाएगा उसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, जो इसके वर्टेक्स पे होगा। एरिया आपको निकालना है ट्राइंगल का, जो भी पोर्शन एक्सक्लूडेड बाय दी सेक्रेट्स ऑफ सर्कल। तो आंसर आप कैलकुलेट करेंगे 22.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by selling 30 articles of a person by selling 30 articles a person gains cost price of 5 article। अगर वो 30 आर्टिकल जो है बेचता है तो उसको 5 आर्टिकल का उसको कॉस्ट प्राइस मिल जाता है, यानी कि 30 जो कोई सामान है वो 30 बेचता है तो एक्चुअली में वो
5 के पे जो खर्चा आ रहा है ना, उसको भी इसमें प्रॉफिट में वो निकाल लेता है। तो गेन प्रतिशत निकालना आपको यहाँ पे आ जाएगा आपका 50/3% जो आप यहाँ पर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एचसीएफ और एलसीएम से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एचसीएफ जो है 2 नंबर का, वो है आपका 17, और देयर प्रोडक्ट्स, और जो उनका प्रोडक्ट है, मान लीजिए 2 नंबर है ए और बी, और उनका प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो 4627 है। अब आपको इनका सम का व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो अब ए 1/ए कर दे, 1/बी कर दे, तो ये आपको बताना कि कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/16 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, ये आपको सोल्व करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसके आंसर आ जाएगा आपका 400। सिंप्लीफिकेशन वाला पूरा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 45। एवरेज वेट दिया गया है, वो है अपना 45 किलोग्राम। ठीक है, 4 नए स्टूडेंट अगर हम ऐड कर देते हैं जिनका वेट है 42, 36.5, 37.5 और 40, तो जो वेट है, एवरेज वेट, वो डिक्रीज हो जाता है 0.75 केजी से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताने हैं, तो आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 32 विल बी दी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 120%। किसी की अगर रेडियस है स्फीयर की, उसको हम 120% इंक्रीज कर दे तो उसकी वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो 964.8% आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन ए टेस्ट आउट ऑफ 50। एक टेबल है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 50 में से कितने मार्क्स जो है मिले हैं। तो क्लास इंटरवल ऑफ मार्क्स 0 से 10 5 है, 10 टू 20 10 स्टूडेंट्स के हैं, 20 टू 30 20 के हैं। इस तरीके से इस टेबल को आपको रीड करना है, उसके बेसिस पे आंसर देना है। तो व्हाट इज द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, मीन आप इन सभी मार्क्स का निकालेंगे तो 200/7 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टेबल पे बेस है कि अगर जो अबव इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, उसको पाई चार्ट में, इस तरीके से जो चार्ट होता है पाई चार्ट में अगर उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो जो सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर है, जो सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स देन 40 करेक्ट टू द नियरेस्ट होल डिग्री, उसकी कितनी आएगी, तो वो आप कैलकुलेट करके बताएंगे 51%। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा होता है मैथ का पोर्शन। फिर से आप लोग को बता दूं, अगर आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करें 8447410108, और इस नंबर की पीडीएफ के लिए आप हमें इसी नंबर पर मैसेज छोड़ देंगे पीआरटी पीडीएफ। आपको लिंक, और जो जिन बच्चों का नंबर हमारे पास ऑलरेडी सेव है उनको इस वीडियो का लिंक पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नल इंग्लिश। अब हमारा सेक्शन है जर्नल इंग्लिश की। अगर हम सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे मैथ के 3 पोर्शन हमारे यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, जीके और हमारा मैथ और रीजनिंग। ठीक है, अब इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन में आपका ग्रामर होगा और एक पैराग्राफ होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज विच सेंटेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली, जो ग्रामेटिकली सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपको यहाँ पर बताना है। I went to the grocer and I bought some toffees or I dropped them on the way home। ऐसा गलत लग रहा है, हमें पढ़ने में ही गलत लग रहा है ये। ठीक है, ये वाला तो हमारा रोंग है। I dropped them on the way to home। ठीक है, ये वाला हमारा गलत है। I went to the grocer but I bought some toffee इज एंड आई ड्रॉप, तो आई वेंट टू द ग्रोसर, यहाँ पे बट नहीं आएगा। आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बोट सम टॉफीज बट आई ड्रॉप डैम ऑन द वे होम, ये वाला हमारा सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, जो अंडरलाइन है उसका। काउंटरफिल, द करेंसी रिकवर्ड वाज काउंटरफिट, तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, वैलिड है, वैध है। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग बताना है। वी मस्ट लॉक द गेट, हमें गेट को लॉक कर देना चाहिए। मस्ट वी, क्या हमें जरूरी नहीं है, तो ये इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन। I did not have the correct visa dash I could not enter Romania। मेरे पास वीजा नहीं है करेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि मैं रोमानिया में एंटर नहीं कर सकता। तो सेकंड ऑप्शन आपका कंसिक्वेंटली यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Provide the appropriate synonym for the underlined word in the sentence given below. जो नीचे underlined word है उसका आपको synonym बताना है, यानी कि समार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द. The object hovered over us, यानी कि floated. Next question. आपको एंटोनिम बताना है. हिज कन्वेंशनल मेथड वर अप्रिशिएटेड. कन्वेंशनल यानी कि आपके ट्रेडिशनल, तो अब क्या आएगा, अनकॉमन. इसका अप्रोप्रिएट शब्द अब एंटोनिम शब्द है. नेक्स्ट, प्रोवाइड दी अप्रोप्रिएट सिनोनिम. अब यहाँ पे सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम एंटोनिम से आपके काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं. तो द बॉय स्ट्रोल्ड अक्रॉस द हॉल, इसका क्या होगा, वंडर्ड. आगे फिर से सिनोनिम समानार्थक शब्द. शी विल इनिशिएट द प्रोसेस, शुरू करना, तो कमेंस. नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ इट डैश ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट. मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको बताना है. आप क्या करेंगे अगर आपके जो एंगेजमेंट है उसके दिन रेन हो जाए, बारिश हो जाए, तो सेकंड रेन. वन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम द बिलो इज ए कंप्लीट सेंटेंस. आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है. ही शट द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया, सही है. ब्रेड एंड बटर नहीं है सही. नाउ एंड देन द चाइल्ड इन द बेड, यस कंप्लीट नहीं है. मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क डैश हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया. मनी न्यूयॉर्क रहती है जबकि उसका भाई कैलिफोर्निया रहता है. वाइल. नेक्स्ट, चूज ए सुइटेबल एंडिंग फॉर द सेंटेंस. इस सेंटेंस के लिए सुइटेबल एंडिंग आपको बताने हैं. ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट डैश ही मिस्ड द बस. फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ. माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक डैश हिज हेयर ब्रश्ड हैविंग हिज हेयर बस्ट, ही डिसलाइक, सेकेंड ऑप्शन. प्रोवाइड दी 14th है. प्रोवाइड दी अप्रोप्रिएट एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द. हिज कोलोसल फ्रेम स्टूड आउट अमंग द कंटेस्टेंट, तो पैटियाइट. Where is it? Said Maria. The reported speech of the sentence is Maria asked where it was. तो इसकी आपको क्या बतानी थी, नरेशन है, वो स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी थी. ये आंसर आ गया आपका. नेक्स्ट है आपको टेंस जो है वो फिल करने हैं जी यहाँ पे. Anjali dash lose her keys. She doesn't have them with her now. Robin too dash his keys but presently has the keys in the pocket. Many of our friends dash stuff. While you are reading in the passage, many people dash to find ways to get rid of this problem. It dash a universal problem with stress being a major cause of it. तो become जो है, जहां पर become है वहां पर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जहां पर become है हैज बिकम. ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुकी है. नेक्स्ट क्या है, वही पैराग्राफ है. यहां पर हमें बताना है जहां पर लूज लिखा वहां क्या आएगा, जो अंजलि हैज लॉस्ट, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट में ट्राई वाले पे बताना है, तो मैनी पीपल आर ट्राइंग, यहाँ पे आर ट्राइंग वाला ऑप्शन है. एक हमारा बच गया मिसप्लेस वाला, फॉरगेट वाला भी. तो फॉरगेट वाले में आएगा आपका फॉरगेट ही, वो करेक्ट है. और एक है हमारा मिसप्लेस, मिसप्लेस में आएगा मिसप्लेस्ड. ठीक है, इस तरीके से आप पूरा सेंटेंस देख लेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर आ जाएंगे. तो ये हो गया हमारा इंग्लिश के 20 क्वेश्चन. और अब हमारा हिंदी का पोर्शन गद्यांश है, उसके बेसिस पर आपने आंसर देने हैं. तो गद्यांश देख लेते हैं. रामचंद्र शुक्ल के निबंध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती में छपने लगे थे. उन्होंने निबंध में प्रस्तुत सूत्रों की उपमा पत्ते की नसों से दी है जो परस्पर गूंदी होती है. शुक्ल जी के अधिकांश प्रसिद्ध निबंध मनोविकारों पर हैं. उन्होंने भारतेंदु, प्रेमखंड, फ्रेडरिक पिंकॉट पर भी लिखा है, लेकिन वे या तो व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय देने वाले हैं या संस्मरण या जीवनी परक. निबंधकार के रूप में शुक्ल जी का योगदान मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण है. इन निबंधों का संग्रह सबसे पहले विचार विधि के नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था. बाद में चिंतामणि जो कि पहला भाग है उसके नाम में 1939 ईस्वी में परिवर्धित या संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ. इसके बेसिस पे आंसर देने हैं जी. गद्यांश में शुक्ल जी के किस रूप का उल्लेख है, पहले ही दिया निबंध, तो वो क्या है, निबंधकार, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के अकॉर्डिंग दूसरा है सरस्वती के संपादक कौन थे, तो कौन यहाँ पे दिए हुए हैं संपादक, आपने यहाँ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पता लगाना है कि कौन है. हमने कौन पढ़ा था अभी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो वही आपका यहाँ पर आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है चिंतामणि पहला भाग कब प्रकाशित हुआ, 1939 में. नेक्स्ट क्वेश्चन.
शुक्ल जी के अधिकांश निबंध किस में संबंधित है? मनोविकार में, थर्ड ऑप्शन। और अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ लास्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, बखूबी, इसमें आपको बताना कि कौन सा समास है बखूबी में? तो बखूबी में समास है अव्ययीभाव। हिंदी के लेक्चर नहीं पता है, नहीं देखे हैं, तो फटाफट से जाइए चैनल पर, हिंदी की प्लेलिस्ट है जिसमें कि रितु मैम ने सारे चैप्टर्स करवाए हुए हैं, तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, गोद में स्थान पाया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंकस्थ। आग्ने, आग्ने में प्रत्यय आपको बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें होती हैं, तो ऊ आता है हमारा पै से पहले, यानी कि उपसर्ग वो जो वर्ड के पहले आए, प्रत्यय वो जो पीछे आए, या इसको सिंपल आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, पै पीछे और ऊ मतलब आगे का होगा, तो प्रत्यय आग्ने यानी कि पीछे वाला वर्ड, तो ए। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पूर्णिमा, पूर्णिमा इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पर करेक्ट है। अभ्यागत का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो क्या होगा? अभी जमा आगत, यह अभ्यागत का संधि विच्छेद है। नया किस प्रकार का विशेषण है? नया जो विशेषण है वो किस प्रकार का है? गुण है, ये गुणवाचक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हकीकत, ये स्त्रीलिंग है। आगत का विलोम आपको बताना है, तो आगत का विलोम अनागत। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? धन के रहित, ये क्या है? अशुद्ध अंश है। धन के रहित, धन रहित या धन के बिना जीवन व्यर्थ है। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है, तो तत्सव, तद्भव, देशज, विदेशज, ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो क्या है? लवण है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज आपका यहाँ पे कौन सा शब्द है वो आप देखेंगे, देशज है तेंदुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक है। नेक्स्ट है, संकल्प में उपसर्ग है, संकल्प में उपसर्ग क्या है? संकल्प में उपसर्ग है सम। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव आपको बताना है, तो तद्भव शब्द यहाँ पे आपका है तलवार। अनुपम का पर्याय नहीं है, अनुपम, अनुपम का पर्याय कौन नहीं है? मनोहर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज आपके अब आगे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपका ईवीएस वगैरह अब आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन? कॉग्निशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थ्रू आवर थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सेंस। तो इसमें आपकी पेडागोजी भी आएगी, ठीक है, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या है? सबसे पहले प्रोसेस जो एक्वायरिंग का और आपका अंडरस्टैंड करने का, नॉलेज आपके थॉट्स, आपके एक्सपीरियंस, आपके सेंसेस से, वो क्या है? कॉग्निशन। सेकंड, what are the major characteristics and development changes that are found or occur in child in the age group of 2 to 7 year? 2 से 7 साल के बच्चे में जो डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं मेजरली? यहाँ पे बच्चा सोचना शुरू कर देता है सिंबॉलिकली, और वर्ड्स और पिक्चर्स को रिप्रेजेंट शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल कल्चर? स्कूल कल्चर से आप क्या समझते हैं? तो इट रेफर्स टू बिलीफ, परसेप्शन, रिलेशंस, एटीट्यूड, रिटन एंड अनरिटन रूल्स। तो ये क्या है? हमारा स्कूल कल्चर के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट डज कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व? कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? मेंटल स्किल्स। अगर अभी तक भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने सीडीपी नहीं की है, तो सीडीपी की अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही अच्छे से उसमें से देखें, क्योंकि उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और अगर क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीडीपी की बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन? सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब यहाँ पर है, इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड who learns very important lesson in social conduct from his peers। सोशोलॉजी में, सोशल में जो बच्चा इंपॉर्टेंट लेसन सीख लेता अपने पीयर से, दैट इज सोशलाइजेशन। तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
हु आइडेंटिफाइड फोर कॉग्निटिव स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? पियाजे की थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट के फोर स्टेजेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज चाइल्ड रियरिंग आल्सो कॉल्ड? चाइल्ड रियरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरेंटिंग. व्हाट इज मैच्योरेशन? तो मैच्योरेशन इज अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल इनहेरेंट ट्रेड इज क्या है आपका? Maturation. Next is, as a teacher it is necessary for us to understand the easier way to quantify child poverty by setting an absolute or relative monetary threshold. The relative monetary threshold is, what is relative monetary threshold? It is developed with reference to the actual income of the population and reflect change in consumption. So that is the correct answer. Next question. How do we have cultural diversity? Cultural diversity कैसे होगी? तो it is the result of geographical location, religion, belief and lifestyle. Next question. What is the explanation जॉर्ज हर्बर्ट मीड गिव फॉर सोशलाइजेशन? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने क्या दिया है सोशलाइजेशन के लिए? He believed that an individual's social experience was a primary determinant of individual identity, which he called as the self. Next head, question number 12 is one of the factor that influences how children learn and grow. Assimilation means कोई भी एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड को लर्न करने में, ग्रो करने में. एसिमिलेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनटू न्यू इंफॉर्मेशन इनटू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा. Next is, which psychologist gave the three domain of learning? थ्री डोमेन ऑफ लर्निंग किसने दिए? बेंजामिन ब्लूम ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकंड, कहाँ रह गए? हम्म, बेंजामिन ब्लूम ने दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज द डेवलपमेंट इंप्लाई? डेवलपमेंट क्या इंप्लाई करता है? क्वालिटेटिव चेंजेस को. सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ the following expression? Learning is the product of environment. Learning is the product of environment है. इसका जो following expression है उसका meaning क्या है? तो learning is through the modification and remodification by the objects and individual in the environment. Next, what category what category does the specification belong to? Builds a structure or pattern from diverse elements. So that is creating. Third option is यहाँ पर correct है. Next is, what is the prominent for children in the age group of 0 to 2 years? Prominent for children age group of 2 years. तो वो क्या करने लग जाते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं एनवायरमेंट को थ्रू देयर सेंसेस. what does the phrase mean? Socialization is a continuous process. जो फेज है फ्रेज है हमारी, सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. उसका मतलब क्या है? कि मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी ट्रांसमिट इट्स कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड द सोसाइटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. नेक्स्ट, चिल्ड्रंस नीड द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू. चिल्ड्रंस को ब्रॉडली क्लासिफाई करने फोर टाइप्स में. The keywords defines, knows, labels, list belong to which category? ये सब किससे है? रिमेम्बरिंग करने से. क्या डिफाइन करता है, क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या लेबल करेंगे, लिस्ट दी रीजंस, इस तरीके से. तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए. फिर से 20 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड में. रामू इज अ बॉय विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. सोमो इज अ नॉर्मल बॉय. बोथ गेट एनरोल्ड इन द सेम स्कूल. व्हाट डू यू कॉल सच टाइप ऑफ स्कूल? अगर कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट भी और नॉर्मल भी दोनों को ही पढ़ाई जाता है, तो वहां पर आप उस स्कूल को क्या बोलोगे? दैट इज इंक्लूसिव स्कूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन कैन बी टर्म्स एड. कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? इंटरव्यू. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएचडी? एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. What is epistemology? Epistemology is theory of knowledge. Next, what do you understand by promote the children mental health development? Children के mental development के लिए क्या promote आप करेंगे? Providing emotional security होनी चाहिए, socialization होना चाहिए. Socialization से काफी सारी चीज सीखते हैं. Nurturing and giving affecting to the child. Next question,
व्हाट डज एजुकेटम मीन? एजुकेटम का मतलब क्या है यहाँ पर? तो एजुकेटम का मीनिंग क्या है? टू ग्रो, बढ़ना। व्हाट डू यू रेफर टू द सोशल डिफरेंस इन बिटवीन मैन एंड वुमन? सोशल डिफरेंस क्या है बिटवीन में? बेसिकली जेंडर डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन इन प्ले वे लेवल स्कूल? मेथड ऑफ सोशलाइजेशन जो है प्ले वे स्कूल जो होते हैं अपने प्ले स्कूल्स, उसका क्या है बेसिकली? तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रूल और मेथड स्टूडेंट बट एजुकेशन इज लर्न बाय द वे ऑफ प्लेइंग। कैसे करते हैं? बाय प्लेइंग। ठीक है। नेक्स्ट, प्ले कर करके जो उसको लर्न करवाया जाता है। नेक्स्ट, इक्विटेबल रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन प्रेजेंट। जो इक्विटेबल रेशो है मैन एंड वुमन का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जेंडर डाइवर्सिटी। इफ ए स्टूडेंट इज अनेबल टू वर्क एंड टॉक प्रॉपरली, दिस इज रेफर टू एज। अगर कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता है और वो वॉक नहीं कर पाता, वो टॉक नहीं कर पाता, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? कि ही इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आईपीसी? एक्सपेंशन ऑफ आईपीसी क्या है वो आपको बतानी है। तो इंडियन पिनल कोड है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एजुकेशन? एजुकेशन में कौन सी जो टेक्नोलॉजी कॉमन यूज नहीं की जाती? दैट इज ई बोर्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू करिकुलम? कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो आपकी करिकुलम नहीं है, नहीं रिलेट करती है? तो इट रेफर्स टू दी टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये करिकुलम से नहीं रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आप करेंगे द डिफिकल्टी विद लर्निंग मैथ। मैथ को लर्निंग करने में डिफिकल्टी आती है, उसका क्या है? कौन सी टर्म्स उसके लिए सही है? डायस्कैलेसिया। तो ये इस तरीके की टर्म्स जो है हमेशा आपके आती हैं, एक ना एक दो क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके की जो टर्म है इसको भी आप जरूर से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर इज कॉल्ड। एक जेंडर को प्रेफरेंस देना दूसरे जेंडर्स पे, तो वो क्या है बेसिकली? दैट इज जेंडर बायस्ड। ठीक है। वो क्या है? जेंडर बायस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस इज ए टाइप ऑफ, लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस इज ए टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आइडिया की फुल फॉर्म क्या है? इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। Systematic application of scientific knowledge of the practical task is termed as। जो systematic application है of scientific knowledge और practical task, इसको क्या बोलते हैं हम? टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज one of the most personal way of knowing someone could be through। कोई मोस्ट प्रोफेशनल वे, जो मोस्ट पर्सनल वे है किसी को जानने का, वो क्या हो सकता है? इंट्यूशन। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट इज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ। यूनिवर्सल एक्सेस और जो एनरोलमेंट है वो किसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है? दैट इज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीई 1986। नेक्स्ट इज व्हाट डज सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर? सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट, हाउ डज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हेल्प द टीचर? कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो कैसे टीचर को हेल्प करता है? दे हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के सिलेक्शन में। व्हाई इज द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन चाइल्डहुड यूनिक? जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है चाइल्डहुड की, वो कैसे यूनिक है? तो चिल्ड्रन कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। तो सेकंड लैंग्वेज का मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेज जो है वो बोल सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट शुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई? लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्या आइडेंटिफाई करता है? एक लर्निंग आउटकम आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ईएलटी? ईएलटी की फुल फॉर्म जो है करेक्ट वो क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट विल बी एक्वेंटेड विद लैंग्वेज मोर इजिली, more easily, lively, interestingly when language is taught using the situational approach। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। पजल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन टीजर। पजल्स को हम ब्रेन टीजर भी बोलते हैं। तो पजल्स इन द मैथमेटिक्स हेल्प स्टूडेंट इन मैथ क्लास टू। क्या होता है? उससे डेवलप होती है पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द स्टूडेंट। हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सपोनेंट ऑफ कॉग्निटिविज्म? मोस्ट इन्फ्लुएंसिव एक्सपोनेंशियम ऑफ कॉग्निटिव किसने दिया था? जीन पियाजे। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एस टी एम। एस टी एम की जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। तो एस टी एम की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है?
जो है फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये। व्हाट इज द यूज ऑफ ए बिग बुक इन क्लासरूम? बिग बुक जो है वो क्लासरूम में क्या उसका मतलब है? It helps the children to engage activity, discuss what they think the short is going to be। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशन साइकोलॉजी का आपका कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो लास्ट ऑप्शन, इट मेक्स द टीचिंग प्रोसेस मोनोटोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन Next question is, teaching is done in a practical manner which is systematically worked out. Which of the following terms corresponding in the above description? So that is meaningful approach. Next question. What does the technology help a teacher in improving teaching? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो टीचर को इम्प्रूविंग करने के लिए हेल्प करती है? तो AV रिकॉर्डिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, ये जो है ये हेल्प करती है। नेक्स्ट, next is what method aims at the development of dash, which is essential and salient feature of language learning, that is vocabulary। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एकेडमिक स्टाइल ऑफ लैंग्वेज एक्सपेक्टेड इन द क्लासरूम कंटेक्स्ट? जो एकेडमिक स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है वो क्या है क्लासरूम में जो एक्सपेक्ट किया जाता है? दैट इज इंटरपर्सनल स्टैंस, डिस्कशन एंड नेगोशिएशन इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री? डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का फादर किसको बोला जाता है? इसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एडवांटेज ओवर मैनी अदर मेथड? जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो एजुकेशन में वो ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू अदर्स। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स वाइडर रेंज ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। सेकंड है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग मेथड कुड बी द गुड सब्सटीट्यूट्स फॉर ए फील्ड ट्रिप? तो इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, वेब सेमिनार और इंटरनेट। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द चिल्ड्रन नीड टू लर्न व्हेन दे एक्वायर ए लैंग्वेज? जब चिल्ड्रन एक लैंग्वेज एक्वायर करता है उसको क्या सीखना पड़ता है? फोनोलॉजी क्या है, यानी कि किस वर्ड को कैसे बोला जाएगा, लेक्सिकन, ग्रामर एंड प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, demonstrating close to the real life situation is possible through which of the following? That is simulated learning। next question, various aspects such as language, technology, economic system, education, and various aspects of human civilization, etc., are collectively called as, उसको क्या बोलते हैं हम? Biophysical environmental। Increasing amount of time children in the age group of 8 or 9 are how spending on screen means they have shorter attention span। What do they suggest for the development of children in school? जो 8 और 9th जो बच्चे हैं एज ग्रुप के 8 और 9 साल के, वो जो स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करते हैं उससे पता चलता है कि वो कितना शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स है, कितनी देर वो नहीं कर पाते, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है। तो इस केस में क्या सजेस्ट होगा? इस केस में सजेस्ट होगा योगा उनको करवाया जाए, माइंडफुलनेस क्लास दी जाए, ठीक है, और पी करिकुलम एज ऑन दी ऑप्शनल लंच टाइम और आफ्टर स्कूल एक्टिविटी में ये सब चीजें करवाई जाए। वाई गार्डनिंग विद किड्स इन स्कूल हेल्प्स लर्निंग? गार्डनिंग विद किड्स जो है स्कूल में हेल्प करती है क्योंकि इट एड्रेसेस मल्टीपल लर्निंग स्टाइल। इसमें क्या होता है? मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, developing national park and wildlife sanctuary relatively undisturbed area in an outcome of which of these value? That is aesthetic values। what is the meaning of latin word adolescers? इसका latin word क्या होगा? to grow, to become mature। next is gestures in micro teaching are characterized under which of the following? जो gestures in micro teaching में उनको कैसे हम characterize कर सकते हैं? skill of reinforcement। next question, in arts infused classroom students can be more productively active physically as well as mentally because the arts offer additional learning modes। evaluation is the highest stage of knowledge under which domain? तो under cognitive domain। why is this sex education not discussed enough in our country? हमारे जो देश है उसमें सेक्स एजुकेशन को इतना नहीं डिस्कस किया जाता। क्यों? क्योंकि डिस्कसिंग सेक्स एजुकेशन इन इंडिया इज अ तबू, नॉट एक्सेप्टिंग इन आर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि सेक्स को डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट,
refuse, reduce, reuse and recycle is the main theme of किसकी मेन थीम है एनवायरमेंटल एजुकेशन की. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ that has been important into the school that was stated by तो जे ए स्टीवनसन या बलार्ड. तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट है ए मॉडल ऑफ ए थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्लोब. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. बीइंग ए टीचर, why do you think physical education is an important as a school, एक सेकेंड, स्कूल वर्क दैट इज a physically active individual, a physically active individual is more likely to be happy healthy which makes better student in the classroom, or a physically active individual is more likely to be happy healthy and which makes the better school in the classroom. सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ कोर एलिमेंट इन सोशल स्टडीज करिकुलम, जो कंसेप्ट है कोर एलिमेंट का सोशल स्टडीज में वो किसने दिया, वो आपका जो दिया एनपीई 1986 में. कार्टून्स आर डिस्क्राइब्ड एज द ह्यूमरस ड्राइंग, व्हाट डू यू थिंक दीज आर्ट्स आर हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन. तो कार्टून्स ड्रॉ चिल्ड्रन अटेंशन उनको मिलती है और कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलसेंस इन दी सोशियोलॉजी इंटरप्रिटेशन, सोशियोलॉजी इंटरप्रिटेशन में एडोलेंस का मतलब क्या है, तो इट इज ए transitional period between childhood and adulthood where children move from dependency upon parents to or other adults of the family. तो ये यहाँ पर है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लेंगे, पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी. तो यहाँ पे हमने लगभग कंप्लीट, मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया है, कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस कर लिया है. फिर से बता दूं, अगर आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, डीएसएसबी आप दे रहे हैं, केवीएस आप दे रहे हैं, एनवीएस आप दे रहे हैं, ईएमआरएस आप दे रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट है, या फिर यूपीएससी का प्रिंसिपल लेवल भी, आपको सभी लेवल के मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा. तो इसके लिए आपको बस इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है और इसकी पीडीएफ के लिए आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एग्जाम के नाम के साथ. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पर. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.